हे एवरीवन, अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट जो यूनिट है वो ह्यूमन फिजियो पिक करने जा रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करने से पहले उसको पढ़ने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है एटलीस्ट आपको वो आना चाहिए। तो हम लोग इस लेक्चर में पहले करेंगे एनिमल टिश्यूज़, 2 लेक्चर में करेंगे, आज थोड़ा एंड कल। इसके बाद में हम लोग साथ में ह्यूमन फिजियो को कंटिन्यू कर लेंगे एंड पूरी यूनिट को साथ में कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो एनिमल टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ हमें पता होना चाहिए बेटा सबसे पहले क्या है। टिश्यू की अगर हम बात करें तो हमें ये बात पता है टिश्यू से पहले सेल होती है एंड इट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमें ये बात पता थी जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे एक सिंगल सेल में अपनी पूरी जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते, सब कुछ अपनी एक सिंगल सेल में कंप्लीट करते थे। इसके बाद में आए टिश्यू लेवल की ऑर्गेनिज्म, फिर टिश्यू सिस्टम बेसिकली प्लांट्स में हम लोग पढ़ते हैं एंड ऑर्गन्स। इसके अलावा हम लोग ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं जो कि हमारी बॉडी में है। तो सेल से टिश्यू कैसे बना, पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। देखिए, एक सिंगल सेल है, इसने डिवाइड किया और इसने बनाई 2 सेल्स। ठीक है, एक सिंगल सेल ने 2 सेल्स बनाई एंड इन्होंने और डिवाइड किया और बना दी और सेल्स। समझ रहे हैं? तो 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से अब आगे 8 बनेगी। इस तरीके से बहुत सारा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया। अब ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ये कोई अलग अलग फंक्शन नहीं कर रहा है, ये जो काम एक सेल को करना चाहिए था अब ये काफ़ी सारी सेल्स मिलकर एक कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। एक कोई ये फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं क्योंकि काफ़ी सारी सेल्स और इनके बीच का जो स्पेसिंग है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इनके बीच में कुछ स्पेसिंग भी है बेटा, इनके बीच में काफ़ी सारी स्पेसिंग भी है। तो ये सेल्स और इनके बीच का जो इंटर सेल्यूलर स्पेसेस हैं, मतलब कि 2 सेल्स के बीच के स्पेसेस, ये सब मिलकर कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंड इसी को हम लोग, इस स्ट्रक्चर को हम लोग टिश्यू कहते हैं बेटा। तो डेफिनेशन इसकी यहीं से बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगी। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद देयर इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये सेल्स हो गई, इनके बीच का इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स हो गया, हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। वही मैंने आपको बताया कि एक सेल से ये डिवाइड होकर आई हैं। हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, जो मैं पॉइंट्स अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपको लिखने हैं, एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। एंड ये सभी मिलकर एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंड इसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है टिश्यू की। एनिमल्स में देखा जाए तो 4 टाइप के हमें टिश्यूज़ मिलते हैं। हमारी बॉडी को देखिए ना, बहुत ध्यान से आप देखें तो हमारी जो बॉडी है क्या है, एक हमारी स्किन बनी हुई है या फिर अंदर हमारे जो एक लाइनिंग बनी हुई है। तो पूरी लाइनिंग को बनाने के लिए बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू। कहीं पर भी लाइनिंग बनानी है, चाहे वो बॉडी के अंदर हो चाहे वो बॉडी के बाहर हो, कहीं भी लाइनिंग बनानी है तो वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। अब इन्हीं के अलावा जो ऑर्गन्स हैं या फिर जितना भी हमारी पूरी बॉडी है उसमें आपस में कनेक्शन बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारी पूरी बॉडी का मस्कुलेचर है वो बनाया हुआ है मस्कुलर टिश्यू ने एंड जो नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है न्यूरल सिस्टम से। तो देखिए, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम जो आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है उसमें हम पूरा मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। अभी आज की क्लास में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने वाले हैं एंड कनेक्टिव इसके बाद में। ठीक है, तो देखिए एपिथेलियल मतलब कि ये पूरी लाइनिंग बनाने वाला है, चाहे आपकी बॉडी बाहर से हो चाहे आपकी बॉडी अंदर से हो। तो जो कंप्लीट लाइनिंग बनाएगी या फिर कवरिंग हम कह सकते हैं, कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, फ्री सरफेस होगा, ऑब्वियसली हमारे माउथ के अंदर लाइनिंग बन रही है तो फ्री सरफेस है कहीं ना कहीं। हमारे बॉडी के ऊपर जो है वो पूरा एक फ्री सरफेस मिल रहा है तो हमेशा इसको फ्री सरफेस मिलेगा। और जो फेस है फ्री सरफेस का या तो आउटसाइड द बॉडी होगा या फिर बॉडी फ्लूइड के पास में होगा। जैसे या तो बॉडी फ्लूइड से होगा, जैसे कि मान लीजिए इंटरनल अंदर अगर स्टमक है, ठीक, और ये स्टमक पर लाइनिंग बनी हुई है, ठीक है, तो ये अंदर बॉडी फ्लूइड के अंदर लाइनिंग हो रही है, फ्री सरफेस का है बॉडी फ्लूइड के अंदर। और यही हमारी स्किन है, हमारा हाथ है और इस पर जो लाइनिंग है, ये हाथ जैसा तो नहीं लग रहा, मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ठीक है, और इस पर जो लाइनिंग है ये एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है, मतलब कहीं ना कहीं फ्री है, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या फिर इनर बॉडी फ्लूइड हो। ठीक, दूसरी बात, जब भी ये बेटा सेल्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए टिश्यू है तो काफ़ी सारी सेल से बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये जैसे ही सेल्स अटैच होती हैं इनके नीचे हमेशा एक मेम्ब्रेन होती है इनके बेस में, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन।
ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनके नीचे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू के नीचे, ठीक है, इनके पास में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्योंकि ये एक लाइनिंग बना रहे हैं, तो लाइनिंग बनाने के लिए आप किसी चीज़ पर अगर पेंट करते हैं तो उनके बीच में गैप नहीं कर सकते, तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जैसे कि मैंने भी ड्रॉ किया है तो नेग्लिजिबल ही है, इनके बीच में स्पेसिंग बहुत नेग्लिजिबल होती है। कभी कभी इस तरीके से अटैच हो सकती हैं सेल थोड़ा सा स्पेस बना करके, बट ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है। वेरी लेस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ये ध्यान रखिए ना, बाहर से कवरिंग कोटिंग बनानी है तो पूरी प्रॉपर कोटिंग होनी चाहिए, लाइनिंग पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत कम ही होते हैं। और मज़े की बात ये, जैसे कि आपकी स्किन की जो आउटर लेयर है या फिर जो इनर लेयर है आपके ऑर्गन्स की, उसमें कभी भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो ये एवेस्क्युलर होता है और एपिथेलियल टिश्यू होता ही एवेस्क्युलर है। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो रीजनरेशन की पावर है वो काफ़ी हाई होती है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। रीज़न इसका क्या है, देखिए अब आपको चोट लग जाएगी तो इजीली वो रिपेयर हो जाएगा, इंटरनल ऑर्गन में कहीं कुछ डैमेज हो गया तो इजीली रिपेयर हो जाएगा। अब भैया बाहर की जो कोटिंग है उसे तो रीजनरेट करना पड़ेगा ना, अगर कहीं से डैमेज हो जाए तो वो रीजनरेट हो पाए, इसीलिए। तो एपिथेलियल टिश्यू की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बार से देख लीजिए। कवरिंग बनाती है बॉडी पार्ट्स में, फ्री सर्फेस होता है या तो एनवायरनमेंट में या फिर बॉडी फ्लूइड्स के साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके बेस पर प्रेजेंट होती है एंड इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस काफ़ी कम प्रेजेंट होते हैं। जो इनकी अगर हम रीजनरेशन की पावर की बात करें तो हाई पावर होती है इनमें रीजनरेशन की, एंड इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, मतलब ये एवेस्क्युलर होते हैं। क्लियर। इसके बाद में एपिथेलियल टिश्यू कई तरह का होता है, जैसे कि अगर एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है तो इसे हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम। और वहीं मल्टी लेयर्ड है, ये एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई है तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में अब ये जो सेल्स ने लेयर्स बनाई हैं ये अलग अलग तरीके की शेप हो सकती हैं, एक या पॉलीगोनल शेप की सेल्स हो, मतलब उनकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, एंड बहुत ही बिल्कुल पतली पतली सी सेल्स हो, जैसे कि टाइल अगर हम फ्लोर पर लगा देते हैं तो वो दिखाई देते हैं, टाइल लाइक अपीयरेंस देते हैं एंड फ्लैट सेल्स होते हैं। तो इस टाइप की एपिथेलियम को हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैटेंड सेल्स होते हैं एंड बहुत ही पतली होती है ये। इसके बाद में अगर यही जो एपिथेलियम है ये क्यूब शेप के सेल्स बनाए तो इसे कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है क्यूब शेप के सेल्स हैं, क्यूबॉइड शेप के, एंड ये से हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड वहीं पर इलोंगेटेड सेल्स अगर बनाएं, ये इलोंगेटेड सेल्स अगर ऐसे एपिथेलियम बना लें तो इसे हम कहते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। और इनका बेसिकली जैसे ये एक सेल है तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सेल तीन टाइप के हैं सिंपल एपिथेलियम, फर्स्ट इज स्क्वैमस, सेकेंड इज क्यूबॉइडल, थर्ड इज कॉलमनार। क्लियर। कंपाउंड में देखा जाए तो मल्टी लेयर्ड है, इसमें भी दो तरीके हैं, देखिए या तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो सकती है या फिर ये स्ट्रेटिफाइड हो सकती है। बहुत कुछ इसमें वैसा नहीं है, ट्रांजिशनल मतलब कि अगर ये यूरिनरी स्ट्रक्चर को कवर कर रही है तो ट्रांजिशनल कहते हैं, एंड स्ट्रेटिफाइड है तो ये अलग जगह पर होती है। अब इसमें स्ट्रेटिफाइड अलग अलग टाइप्स हैं, हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये मल्टीलेयर्ड आपको सेल्स दिख रही हैं, इट इज कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आप बढ़ेंगे तो सिंपल में भी स्क्वैमस एपिथेलियम को और ध्यान से पढ़ना है। इर्रेगुलर सेल बाउंड्रीज होती हैं, देखिए कोई एक शेप ही नहीं है इसकी। हम लोग दूसरा डार्क कलर का पेन ले लेते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इर्रेगुलर बाउंड्रीज नहीं दिख रही हैं आपको, इसकी बाउंड्रीज इर्रेगुलर नहीं दिख रही है, कोई एक शेप ही नहीं है, इर्रेगुलर सेल बाउंड्रीज है। और बेसिकली ये क्या इर्रेगुलर सेल बाउंड्रीज एंड नो शेप, ठीक। और ये करती क्या है कि जैसे कि बहुत ही पतली है, तो पतला जैसे कि अगर हम देखें तो पतले से कपड़े को हम किस में यूज़ करते हैं, छलनी के पर्पस से, तो इसे भी एज अ छलनी ही यूज़ किया जाता है कई जगह। डिफ्यूजन करना है हमें, जैसे एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज करना है वहाँ यूज़ हो जाएगा, या फिर हमें बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन करना है तो वहाँ यूज़ हो जाएगा, या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर हमें एक्सचेंज करना है तो वहाँ यूज़ होगी। तो जहाँ पर भी छलनी वाला काम है वो ये काम करती हैं, ठीक है। तो सिंपल में स्क्वैमस में क्या होगा, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाती है या फिर एक्सचेंज करवाती है, जैसे कि एल्वियोलाई में प्रेजेंट होगी गैशियस एक्सचेंज करने के लिए, जैसे ये एल्वियोलाई होते हैं,
यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्क्वैमस एपिथेलियम। जब आप लोग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है एंड इसके यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और फिर जा रही है ब्लड वेसल और ब्लड वेसल के अंदर भी स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है अगर आपने एनिमल टिश्यूज नहीं पढ़े हुए होंगे तो ये बात आपको पहले ही पता होनी चाहिए। इस तरीके का आप स्ट्रक्चर वहाँ पढ़कर आएंगे। ब्लड कैपिलरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर में दोनों तरफ होगा, इधर भी यही होगा, मतलब न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करेंगी, गैसेस का एक्सचेंज करेंगी, जिससे भी इसे एक्सचेंज करना है ये स्क्वैमस एपिथेलियम से ही करती हैं। एंड बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल जैसे कि आपका बनता है ये आपका नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, ये जो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनती है वहाँ पर यही स्क्वैमस एपिथेलियम ही प्रेजेंट होती है, जो कि छलनी जैसा फंक्शन करवाती है, जिससे कि ब्लड फिल्टर होके आता है एंड फिर उससे यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगेन ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी का है। अगर आपके पास में न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें नहीं बना हुआ होगा, इसको आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। चाहिए तो पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करके रख लीजिए, चाहिए तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नोट्स नहीं है इसके। फिर आती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब क्यूबॉइड शेप होगी, क्यूबॉइड होगी, मतलब ऐसे क्यूब की ये वाली जो सेल्स हैं, ये दिख रहा है आपको, इस टाइप की सेल्स होंगी इनकी। करती क्या है ये, अब देखिए जो एक्सचेंज का काम था वो तो पतली सेल ने कर लिया, जो थोड़ी सी लार्ज साइज सेल है ये या तो एब्जॉर्प्शन करेंगे, कहीं से कुछ सोखना है। अब देखिए पतले कपड़े का काम हम छलनी के लिए यूज़ करते हैं, एंड वहीं कोई मोटा कपड़ा होता है तो पानी फैल जाता है वहाँ लगा देते हैं, सोखने का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का। या फिर वहीं अगर हमें उसे निचोड़ना हो तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलेगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का एंड सेक्रीशन का काम कौन करेंगे, क्यूबॉइडल सेल्स मेनली एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन करती हैं। और ये मिलेंगी आपको जैसे कि ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट्स में, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में मिलेंगी, या फिर नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूलर पार्ट्स हैं, जैसे कि ये हम ड्रॉ करते हैं अपना एक नेफ्रॉन, क्लास 10th में आप सभी ने ड्रॉ किया हुआ होगा इस तरीके से। तो ये जो ट्यूब्यूलर पार्ट्स हैं, ये वाले जो ट्यूब्यूलर पार्ट्स हैं, यहां पर प्रेजेंट होती है क्यूबॉइडल सेल्स। क्लियर। अब इसमें खास बात आपको मैं ये बताऊं कि क्या होता है, जैसे एक क्यूबॉइडल सेल है ना, इसमें कभी कभी सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड सीलिया जहां पर भी प्रेजेंट है पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, वो करवाते हैं मूवमेंट, अपना नहीं आउटसाइड एनवायरनमेंट का। जैसे कि अब ये एक लगी हुई है एपिथेलियम, ठीक है, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं। अब इनमें लगे हुए बहुत सारे सीलिया, ये जो सीलिया अटैच्ड हैं बेटा, ये मान लीजिए कि कोई सरफेस है, अब इसके यहाँ पर कोई मटेरियल बह रहा है तो इसको इधर से लेकर इधर भेजने का काम ये सीलिया करेंगे। जैसे कि आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में म्यूकस का वो करवाना है, जैसे कि आपको जो कफिंग हो रही है तो वो बाहर की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसका, वो इनकी वजह से हो रहा है, सीलिया ही इसको बाहर पुश कर रहे होते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में, समझ रहे हैं। तो ये म्यूकस का मूवमेंट करवा रहे हैं, खुद का मूवमेंट नहीं करवा रहे हैं, आसपास के एनवायरनमेंट का मूवमेंट करवा रहे होते हैं। दूसरी बात, अब यही जो आपका क्यूबॉइडल सेल है, यही जो आपका क्यूबॉइडल सेल है, इसके पास में ऐसा ब्रश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। तो ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम कराते हैं। अब देखिए ना, एक ये नॉर्मल सेल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए, एक ये मैंने नॉर्मल सेल ड्रॉ किया हुआ है, तो इसका सरफेस कितना है, बस इतना। एंड एक ये वाला सेल ड्रॉ किया जिसमें कि ये सरफेस देखिए, ड्रॉ करके दिखा रही हूँ मैं आपको, कितना बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एब्जॉर्प्शन इजीली हो पाता है। तो जो आपके ब्रश बॉर्डर्ड जो भी सेल होंगे वो एब्जॉर्प्शन के लिए मेनली फंक्शन कर रहे होंगे, तो हमेशा ऊपर से क्या बना लेते हैं, विलाई। सीलिया बनाएंगे आसपास के एनवायरनमेंट को मूव करने के लिए, एंड विलाई बना लेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। तो होगा क्या, सीलिएटेड प्रेजेंट होगी, क्यूबॉइडल सीलिएटेड इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, एंड वहीं ब्रश बॉर्डर इन पीसीटी। पीसीटी ये वाला स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरीके से होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप के ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, इसे हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, नेफ्रॉन। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन करवाना होता है
जो भी ब्लड फिल्टर होके आया उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों का, तो वहाँ पर ये क्यूबॉइडल तो पूरे में है, क्यूबॉइडल में ही ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल यहाँ प्रेजेंट होगी। क्लियर है? तो आप ये बात एक बार से देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से इमेजिनेशन जो है काफ़ी क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये है आपका एक नेफ्रॉन, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये है पीसीटी, समझ रहे हैं? ये है पीसीटी, ये है आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, एंड ये डीसीटी, एंड इसके बाद में आ जाती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, इसको तो छोड़ दीजिए। अब बेसिकली जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो यहाँ से, जैसे कि आपका ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ क्या थी? स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पीसीटी में क्या है? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड वहीं जितने भी ट्यूबुलर पार्ट्स हैं वहाँ पर नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो एक ही नेफ्रॉन में कितनी टाइप की सेल्स आपको मिल रही हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पर ये सेल्स डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में आएंगी। तो इसीलिए एनिमल टिश्यू की इंपॉर्टेंसेस हैं आपके सिलेबस में, भले ही आप सिलेबस से हटा दिया है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट आती है कॉलमनार, जो बड़ी बड़ी सी सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस एट द बेस प्रेजेंट है। ये क्या करती हैं? इनका भी काम वही है, मोटा कपड़ा एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन वाला काम करती हैं। टॉल सेल्स होती हैं इसकी एंड एब्जॉर्प्शन सेक्रीशन में करती हैं। ये थोड़ा सा ऐसे हटा दीजिए, एंड ये प्रेजेंट होती है स्टमक में। अब देखिए ना, जो सेल्स की प्रेजेंस है या फिर जो आपकी एपिथेलियम की प्रेजेंस है वो गैप या जितना भी प्लेस या जितना भी स्पेस प्रेजेंट है उसके हिसाब से एडजस्ट हुई है। अब ये देखिए, आपकी जो पतली पतली सी ब्लड वेसल्स थी, इनके अंदर उतना स्पेस ही नहीं है और इन्हें करना छलनी वाला काम है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम थी। वहीं देखा जाए तो जो आपके ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन थे उनके पास में थोड़ा बहुत ट्यूब में स्पेस था, तो वहाँ उन्होंने क्या किया? क्यूबॉइडल रख दी। और एब्जॉर्प्शन सेक्रीशन का काम है फंक्शन के हिसाब से भी, तो वहाँ पर क्यूबॉइडल प्रेजेंट थी। अब वहीं एक स्टमक को देख लें तो उसका तो भैया वॉल्यूम एंड कैविटी देखी जाए तो काफ़ी लार्ज है, तो यहाँ पर हम क्यूबॉइडल ना रख के और बड़े साइज की सेल प्लेस कर सकते हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट है कॉलमनार एपिथेलियम। समझ रहे हैं? स्टमक के पास क्या प्रेजेंट है? कॉलमनार एपिथेलियम। क्लियर? यही कॉलमनार एपिथेलियम स्टमक में तो प्रेजेंट है ही। अगर इस कॉलमनार एपिथेलियम के पास में इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट हो, ये कॉलमनार एपिथेलियम है, इसके पास इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट हो, तो ये फैलोपियन ट्यूब्स में मिलेगी। फैलोपियन ट्यूब्स फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ओवा को लेकर आती हैं ओवरीज से एंड ट्रैवल करवा के लाती हैं वेजाइना के पास। तो फैलोपियन ट्यूब से जब आपके ओवरी से ओवा को लेकर पूरा वेजाइना तक लाना है, तो लेकर आने का जो काम है, उसे पुश करने का जो काम है, वो सीलिया कर रहे होते हैं कि अब आपको यूट्रस की तरफ जाना है, आपको यूट्रस की तरफ मूव करना है। वेजाइना में जाकर आपका इंसेमिनेशन होगा तो आपको यूट्रस की तरफ मूव करना है, तो वो जो मूवमेंट ऑफ ओवा करवा रहे हैं वो सीलिया करवा रहे हैं। एंड काफ़ी ब्रॉड ट्यूब है, तो वहाँ पर कॉलमनार एपिथेलियम है। तो कॉलमनार एंड सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है आपके फैलोपियन ट्यूब्स में। एंड वहीं इसकी जगह देखा जाए ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, तो यही बड़ी बड़ी सी सेल्स हैं और इसके पास भी ब्रश बॉर्डर्ड भी है। एब्जॉर्प्शन फूड का कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो आपकी इंटेस्टाइन है वहाँ पर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। इतनी बात समझ आई आपको? तो सीलिएटेड ब्रश बॉर्डर्ड, सीलिएटेड कॉलमनार इन फैलोपियन ट्यूब्स एंड ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड ये फोटो एनसीईआरटी में बना हुआ भी है। ठीक, इतनी है हमारी सिंपल एपिथेलियम। जैसे ही सिंपल एपिथेलियम हो जाती है तो देखिए, ये जो मैंने आपको चार्ट बताया था, सिंपल एपिथेलियम आपने पढ़ लिया। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि एक मैंने आपको बताया सिंगल लेयर है तो सिंपल है, मल्टी लेयर है तो कंपाउंड है। अब वहीं एक लेयर ऐसी है जो सिंगल है बट लगती ऐसे है कि मल्टी है, तो उस टाइप के एपिथेलियम को हम कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। झूठी है तो सिंगल बट अपीयरेंस इसकी कैसी होती है कि मल्टी लेयर्ड है, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम उसे कहते हैं। और ये प्रेजेंट होती है मेल यूरेथ्रा में, एंड वहीं अगर ये सीलिएटेड हो जाए तो ट्रेकिया में प्रेजेंट है। ब्रोंकाई ब्रोंकियोल से तो म्यूकस कौन लेके आ रहा था? ब्रोंकाई ब्रोंकियोल से तो म्यूकस क्यूबॉइडल सीलिएटेड लेकर आ रही थी, बट वहीं अब ट्रेकिया में कौन लेकर आएगा? आपकी
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगी। ये एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, अब आप इसमें बता नहीं पाएंगे कि सिंगल लेयर है कि मल्टी लेयर है। ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और इसी के पास में अगर सीलिया हो गए तो फिर ये प्रेजेंट है आपके ट्रेकिया में। ठीक, इसके बाद आ जाती है कंपाउंड, या चलो ग्लैंडुलर पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, जो आपकी एपिथेलियम है अगर यही ग्लैंड बना दे तो उसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह देते हैं। मतलब बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है बस, और कुछ नहीं है इसमें, जस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं और कहाँ प्रेजेंट है आपको वो पता होना चाहिए। तो ग्लैंडुलर हो जाती है एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर में क्या होगा, जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम कहीं से ग्लैंडुलर नहीं हो पाती, उसमें बेचारी में है ही नहीं कुछ, बहुत पतली है, तो क्यूबॉइडल और कॉलमनार ही बनाती हैं एंड मॉडिफाई होके ग्लैंड्स बना लेती हैं। अगर ये एक सेल मॉडिफाई होके बना रही है तो उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है गॉबलेट सेल्स। एंड वही मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बन रही है, काफ़ी सारी सेल्स मिलकर एक ग्लैंड बना रही हैं, तो उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि आपको यहाँ बनी हुई गॉबलेट ग्लैंड्स एंड दीज आर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये है, ठीक, जस्ट इतना ही। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमने देख ही ली है, तो मैं आपको थोड़ा सा ग्लैंड्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ। ग्लैंड्स होते क्या हैं, इनके सेक्रीशन क्या होते हैं, जो कि आपको एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत काम आएगा। मतलब पूरी ह्यूमन फिजियो की हम एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्यों ना हमें ये भी पता हो। तो देखिए, जो ग्लैंड्स हैं आपकी काफ़ी कुछ सेक्रीट करती हैं। तो ग्लैंड सेक्रीट क्या कर रही हैं या फंक्शन क्या कर रही हैं, उसके बेसिस पर इन्हें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया। अगर ये ग्लैंड सिर्फ हार्मोन सेक्रीट करती है तो इन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अगर यही ग्लैंड्स हार्मोन्स के अलावा बेसिकली एंजाइम्स अगर सेक्रीट करती हैं तो इन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंड अगर ये कोई डुअल फंक्शन कर रही हैं तो इन्हें हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ से समझा सकती हूँ। देखिए, होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्हें कहते क्यों है, रीज़न है क्योंकि इनका जो सेक्रीशन है ना वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर आ रहा है। तो जैसे ही ब्लड के अंदर सेक्रीशन आ रहा है इसीलिए इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और इनके पास में क्योंकि सेक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में आना है तो कोई डक्ट की ज़रूरत नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और सेक्रीट करती हैं ये हार्मोन्स, सिर्फ हार्मोन्स करेंगी। एक्सोक्राइन की बात की जाए तो इनके पास डक्ट्स होंगी और इनका जो सेक्रीशन है या तो बॉडी के सरफेस पर हो जाएगा या फिर इनर सरफेस पर हो जाएगा ऑर्गन के पास में। तो जैसे बॉडी सरफेस पर आपको स्वेटिंग हो रही है और वो आप कहें तो जैसे सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं आपकी, तो देखिए म्यूकस सेक्रीट करती हैं, ये सलाइवा सेक्रीट करती हैं, ये ईयर वैक्स, आपके ईयर में जो ईयर वैक्स होता है वो सेक्रीट करती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे फेस पर प्रेजेंट हैं, मिल्क ग्लैंड्स जो बेसिकली आपके मैमरी ग्लैंड्स है, जो मिल्क जहाँ पर सेक्रीट हो रहा है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी सेक्रीट हो रहे हैं वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं। इसके बाद में जो दूसरी आती है उन्हें हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये डुअल कोई फंक्शन कर रही हैं। अगर ये हार्मोन और एंजाइम दोनों सेक्रीट करती हैं तो इन्हें हम कहते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि आपका पेनक्रियास है। ये हार्मोन भी सेक्रीट करता है और एंजाइम भी सेक्रीट करता है। एंड दूसरे आते हैं टेस्टिस एंड ओवरी, ये गैमीट्स भी बनाते हैं एंड हार्मोन भी सेक्रीट करते हैं, तो इन्हें हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। मिक्सोक्राइन इज ओनली पेनक्रियास। क्लियर? इसके बाद में आती है कंपाउंड एपिथेलियम, मतलब मल्टी लेयर्ड, जो मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है आपकी। इसका सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन में काफ़ी कम रोल है बट काफ़ी कम रोल है। बेसिकली जो इनका फंक्शन है वो आपको मैकेनिकल या केमिकल स्ट्रेस से बचाना है। काफ़ी सारी लेयर्स क्यों बनाई जाती हैं किसी चीज़ पर? अगर हम कोई चीज़ पैक करके ला रहे होते हैं, मान लीजिए कोई कांच की चीज़ हम पैक करके ला रहे हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा रैप करके लाया जाता है, या कुछ ऑर्डर करते हैं नायका से तो वहाँ पर अच्छी खासी पैकिंग होकर आती है। उसका रीज़न क्या है कि अंदर की चीज़ें डैमेज ना हो जाए। तो मल्टी लेयर्ड जहाँ भी बनी है वो आपको केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाएगी हमेशा। तो हो क्या रहा है, इसमें दो आती हैं, एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक आती है स्ट्रैटिफाइड। ट्रांजिशनल का मतलब ये है कि ये हमेशा जो भी यूरिनरी स्ट्रक्चर है उन्हें जो कवर करेंगे वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, बस उन्हीं के लिए टर्म दिया हुआ है।
ट्रांजिशनल को ही यूरोथेलियम भी कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को कवर करेगी, यूरेटर को कवर करेगी, रीनल पेल्विस को कवर करेगी। समझ आ रहा है ना यहाँ से ह्यूमन फिजियो की सारी कॉन्सेप्ट कैसे, हमें सारी चीज़ें कैसे समझ में आ रही हैं। सब ह्यूमन फिजियो यहीं से आपको आएगी, इसी के बाद ही आ पाएगी। इसके बाद में स्ट्रैटिफाइड, ये क्या करती है, जो सलाइवरी ग्लैंड से उनकी डक्ट्स में प्रेजेंट होगी। पैनक्रियाज की डक्ट्स में प्रेजेंट होगी, काफ़ी सारी डक्ट्स में प्रेजेंट होगी। एंड इसके अलावा यही स्ट्रैटिफाइड में अगर केराटिन फिल हो गया तो आपकी जो आउटर स्किन है वो केराटिनाइज्ड एपिथीलियम है, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथीलियम है। एंड वहीं अगर केराटिन नहीं है तो वो मॉइस्ट प्लेसेस पर होगा, जैसे आपकी बक्कल कैविटी हो गई, आपकी फेरिंग्स हो गई, या फिर वेजाइनल लाइनिंग हो गई। तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथीलियम। एंड केराटिनाइज हो गई आपकी स्किन में, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होती है। जैसे आपके नेल्स देखो केराटिन है, वाटरप्रूफ होते हैं, ऐसे ही आपकी स्किन में जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है वो वाटरप्रूफ है, जो आपकी स्किन की एपिडर्मिस बनाती है। ठीक, ये है आपकी कंपाउंड एपिथेलियम। अब इन्हीं सेल्स को कनेक्ट करने के लिए टिश्यू में काफ़ी सारे सेल जंक्शंस प्रेजेंट हैं। जंक्शन है तो कनेक्ट करेंगे, होगा क्या, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बनाते हैं एक एक सेल के बीच में, और क्या बनाते हैं, प्रॉपर आपका सेल को या टिश्यू को कनेक्ट करे रखते हैं। बेसिकली ये आपको एपिथेलियम में मिलेंगे, ठीक है, मस्कुलर में भी मिलेंगे और न्यूरल टिश्यू में भी मिलेंगे। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू तो खुद ही कनेक्टिव है, मस्कुलर, न्यूरल एंड एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं। तो सेल जंक्शंस में आपको चाहती हूँ यही बता दूं, कुछ होते हैं टाइट जंक्शन जो आपस की सेल्स में लीकेज होने ही नहीं देंगे, कुछ होते हैं लूज जंक्शन जो आपस में सीमेंटिंग का काम करते हैं, और कुछ होते हैं गैप जंक्शन जो कि मान लीजिए कोई एक ये सेल है और ये दूसरी सेल है, इसमें से कोई आयन इधर लेकर आना है तो इनके बीच में इतना प्रोवाइड कराते हैं कि इनके बीच में ट्रांसफर हो पाए, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन हो पाए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो पाए, एंड कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर करवा पाए। इसके लिए गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इसी में दो चीज़ें और आती हैं, एक आता है डेस्मोसोम्स एंड एक होते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। जो डेस्मोसोम्स हैं ये सीमेंटिंग कराते हैं। अब होनी तो सीमेंटिंग है, देखिए एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई। अब इनके बीच में अगर ये सीमेंटिंग करानी है और केराटिन फाइबर्स को यूज़ करें तो डेस्मोसोम्स कहते हैं। और वहीं पर अगर इन दो एपिथेलियम यहाँ पर ये तो हो गया, इसके बाद में ये एपिथेलियम है, इसके नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उससे जो कनेक्शन हो रहा है इन्हें हम हेमीडेस्मोसोम्स कहते हैं। जस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें, जस्ट इतना है। देखिए हुआ क्या, एनिमल टिश्यू में हमने कंप्लीट एपिथेलियम पढ़ लिया अपना। यहाँ अगर आप एक बार इस चार्ट को देखें तो देखिए ये जो आपने चार्ट है इस एपिथेलियम को कंप्लीट पढ़ लिया, एपिथेलियम को आपने कंप्लीट पढ़ लिया, आपने ग्लैंड्स पढ़ लिए, आपने जंक्शंस पढ़ लिए। अब ग्लैंड्स, जंक्शन, एपिथेलियम पढ़ने के बाद में नेक्स्ट आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। इसमें आते हैं आपके बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड, समझे। एंड फिर आता है मस्कुलर टिश्यू जिसमें जितने भी टाइप के आपके मसल्स हैं वो आप पढ़ोगे। फिर आता है न्यूरल टिश्यू, जो भी आपका न्यूरल टिश्यू है उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो देखिए कल हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हम लोग बोन, कार्टिलेज को पूरा पढ़ेंगे, एंड ब्लड को कंप्लीट पढ़ने के बाद में इसी के बाद में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। मतलब कि ब्लड तक हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ब्लड का काफ़ी बड़ा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, जितना आपके सिलेबस में है इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। ब्लड को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर लेंगे एंड वहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा रैप अप करेंगे। उसके बाद में मस्कुलर जो टिश्यू है आपका वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कवर होगा। न्यूरल टिश्यू आपका न्यूरल सिस्टम वाले चैप्टर में कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आपके टिश्यूज एंड ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जितना मेन इंपॉर्टेंट था एपिथेलियम, इसकी लोकेशन आप अपने पास नोट करके रखिएगा, बहुत अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करिएगा, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, एंड आपको इसका पैटर्न एंड कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ह्यूमन फिजियो में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।